गुड इवनिंग मित्रों, नमस्कार, अभिवादन। और इससे पहले कि मैं आपसे आज की बातचीत शुरू करूं, जो कि मुझे आपसे बातचीत करनी है आज इजराइल की उस डिमांड के बारे में जो उन्होंने भारत से की है। प्रपोजल चल रहा है, प्रस्ताव है इजराइल का भारत के लिए कि लगभग 1 लाख उनको कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए वर्कर्स चाहिए इंडिया से। मैं उस बारे में और डिटेल में आपसे बात करता हूं, उसमें जो अपडेट्स हैं और जो हालात हैं उनको लेकर हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ और भी बात करनी है, और उस बात को मैंने थंबनेल पर नहीं दिया क्योंकि बहुत ब्रीफ सी बातचीत है। और शायद मुझे लगता है मैं उसको कोई टिप्पणी ना करूं तो बेहतर है। मैं सिर्फ आपको कुछ दिखाऊंगा और कुछ हल्का फुल्का बताऊंगा। एक श्लोक है संस्कृत में मित्रों, मैं आपको अगर बताऊं कि जो श्लोक है संस्कृत में उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जी, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वम धनमात् प्रोति धनात् धर्म ततः सुखम। मित्रों, आप सबने इसको, हम लोग ने जब संस्कृत की पढ़ाई शुरू की थी 6ठी क्लास में, तभी इसको पढ़ा था और तब से याद है। इसलिए याद है क्योंकि दिल को छूता है। विद्या ददाति विनयम, कोई मगर एक ऐसी भी विद्या है जो आपको अज्ञान देती है। दुर्भाग्यवश दुर्भाग्यवश कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। मैं आपको इस बारे में इससे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मेरे ऊपर भी कहीं सेकुलर नॉन सेकुलर के लेवल्स लगने लग जाएँ। मैं दरअसल बचता हूँ उस चीज़ से, हालाँकि फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता, कोई कुछ ही कहे। कहते ये हैं, हमारे धर्म में बताया जाता है कि आप अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। अपने जन्म से नहीं, कर्मों से पहचाने जाते हैं, और आपके जो कर्म होते हैं वही आपकी जाति का निर्धारण करते हैं। लेकिन इस सब से परे जो मैं कहना चाहता हूं वो शायद मुझसे बेहतर ये छोटा सा एक वीडियो आपसे कहेगा। जरा देखिएगा। ये बताओ, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? अरे हमने क्या, हमें इस चीज में नहीं पता। देश के गृह मंत्री कौन है? पता नहीं। हम अपने इस्लाम को जानते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा खुदा अल्लाह है। हम इस चीज में जानते हैं और किसी से मतलब नहीं। तो भैया देश के गृह मंत्री को तो जानोगे। क्या करेंगे जान के? इन चीज में फालतू में नहीं पड़ना। फालतू की चीज है। यस। कलाम साहब को जानते हो कि नहीं? कलाम? कलाम साहब को नहीं। कुरान? कलाम कौन है? हम लोग कुरान पे जन्नत के बारे में जन्नत के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज है। आप उसमें जो भी सोचोगे आपको वो मिलेगा। आप इस दुनिया से बेहतर है वो। आपके आगे तरफ जाएंगी, वहाँ की परी इतनी खूबसूरत होंगी, और उन्होंने पानी में थूक दिया तो जल मीठा हो जाएगा। जो परी होती है ना, और उन्होंने समुद्र में थूक दिया तो पानी मीठा हो जाएगा, पीने लायक हो जाएगा, शहद हो जाएगा एक तरह की। इसमें ऐसी हो रही है जी। ये कहाँ पढ़ा? हमने हमारे दीन में, कुरान में जी, कुरान में सिखाया जाता है। ये जो तुम्हें जन्नत के बारे में पता चला, ये तुमने पढ़ा? ये पढ़ा, ये तो सब बच्चों को पता है, सब मुसलमान को पता है। तो पढ़ा है नहीं पढ़ा, मुसलमान को ये बातें पता होनी चाहिए, और जिसे नहीं पता वो मुसलमान नहीं है। मैंने सुना कि जन्नत में एक ऐसा फल है कि उसे तुम खाओगे तो वहाँ खुशबू, मतलब खुशबूदार फल है, और उस फल को तुम खाओगे तो तुम्हें 1 महीने तक भूख भी नहीं लग पाएगी। हाँ बिल्कुल। और क्या क्या जन्नत में? अंकल बहुत बहुत चीज है। है। ये दुनिया में आपको वो मिलने का नहीं ढूंढने से जो वहाँ मिल जाएगा। वहाँ सब हलाल है, यहाँ हराम है, शराब वगैरह, वहाँ सब हलाल है, सब पी सकते हो आप। जी, देख रहे हैं। तो आखिर क्यों ना कोई सुसाइड बॉम्बर बने, जब इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हों, जो आपको यहाँ नहीं मिल सकती हैं, जो यहाँ हराम है लेकिन वहाँ हलाल हो जाती हैं। तो सुसाइड बॉम्बर बनने में क्या दिक्कत है भाई, क्योंकि वो वाली जन्नत यहाँ से बेहतर है। तो मित्रों, छड्डो परे मेनू की, मैं फजूल में इसमें दिमाग क्यों खराब करूं। और मैं आपको सिर्फ क्या कहा जाए, कभी कभी जो है ना वो तकलीफ होती है मित्रों, बहुत तकलीफ होती है। तो मैं आपको बताना ही चाह रहा था कि जो इज़राइल में चल रहा है सिलसिला वो क्या है। इज़राइल में फ़लस्तीनी जो काम करते थे, चाहे वो वेस्ट बैंक से थे या या थे वो इससे अपने गाज़ा से, लगभग 90,000 लोग आकर यहाँ काम करते हैं। वहाँ अपनी तो कोई, हमास ने वहाँ पर सुरंगें बनाई हैं पैसे से, लेकिन कोई इंडस्ट्री तो नहीं खड़ी की, कोई फैसिलिटीज तो नहीं खड़ी की हैं। तो जाहिर है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर नहीं है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए उनको जाना पड़ता है, जिसे वो अपना दुश्मन लोग भी मान लेते हैं और कब्जा ग्रुप भी मानते हैं, जो उसे इजराइल कहते हैं वो। तो उसी इजराइल के पास वो जाते हैं वहाँ काम करने के लिए। जो कुछ उनको छोटा मोटा काम हमास के यहाँ, हमास की जो
का जो राज है वेस्ट बैंक में, ये सॉरी इसमें गाजा में, वहां जो राज है वहां से उनको 10 गुना ज्यादा बेसिस मिलती हैं इजराइल में। तो जाहिर है कि फायदे का सौदा है तो दुश्मन भी चलेगा। तो उस इजराइल के यहाँ वो जाकर काम करते थे। मगर अब क्या हुआ है, जब से ये जंग छिड़ी है हमस के इस 7 अक्टूबर वाले अटैक के बाद में, कि उन 90,000 फलस्तीनियों के वर्क परमिट, जो इजराइल में काम करने के परमिट थे, वो कैंसिल कर दिए गए हैं। जाहिर है कि वो तमाम का तमाम जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर था उनका, वो धड़ाम से ठप होने के कगार पर है। मगर ये वो सेक्टर है दोस्तों जो लगभग 2% पर एनम की रफ्तार से बढ़ रहा था। तो काम तो नहीं रुकते हैं ना, दुनिया रुकती तो नहीं, मुर्गा ना बोले तो है, तो सवेरा तो होता ही है हर एक जगह पर। तो यही कुछ ऐसा हुआ है। इस समय इजराइल की जो कंस्ट्रक्शन की जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है, उसने अपनी सरकार से कहा कि भारत से वर्कर्स की बात की जाए, और इस पर काफी काम पहले से भी चल रहा था। तो लीजिए हम उस पर बात शुरू करते हैं। हुआ क्या है कि ये रिपोर्टेड क्या है, तो फॉर्मल हो चुका है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इंडिया से हायर किया जा रहा है फलस्तीनियंस को रिप्लेस करने के लिए। इस पर बहुत सारी और साइड की डेवलपमेंट्स हैं जिनमें हम लोग थोड़ी सी कम बात कर रहे हैं, लेकिन बात करनी चाहिए, मैं वो भी करूंगा आपसे अभी। तो माना जाता है, जैसे मैंने कहा, कि 90,000 जो वर्कर्स हैं फलस्तीनी, वो काम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इजराइल में। लेकिन ये जो 7 अक्टूबर का टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके बाद में इजरायली अथॉरिटीज ने उनके तमाम परमिट्स को खत्म कर दिया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली बिल्डर एसोसिएशन जो है, उसने अपनी गवर्नमेंट को, यानी इजराइल गवर्नमेंट को अप्रोच किया है। उनसे उन्होंने कहा है कि अप टू 1 लाख वर्कर्स इंडिया से मंगाए जाए। ये उनकी साइड से, जो इजराइल की साइड में कहा गया है, जो 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 बताया जा रहा है, इजराइल की जो बिल्डर्स एसोसिएशन है, उनके एक जो रिप्रेजेंटेटिव है, उनका नाम है हैम फैगलिन। तो हैम फैगलिन ने बताया है वॉइस ऑफ अमेरिका को कि हम लोग अभी भारत से बातचीत कर रहे हैं और हम लोग इजरायली सरकार की अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि कम से कम 50,000 से 1 लाख वर्कर हमको इंडिया से मिल जाएंगे, जिससे कि हमारा तमाम सेक्टर जो है वो नॉर्मलसी की तरफ आ जाएगा, सामान्य रूप से काम करने लग जाएगा। ये बात उन्होंने कही है वॉइस ऑफ अमेरिका को हैम फैगलिन ने, जो कि इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। आगे चलें तो जो फलस्तीनी है, बेसिकली इनको चूंकि वेजेस ज्यादा है, 10 टाइम्स ज्यादा है आपको गाजा से इजराइल में, तो मेजोरिटी जो फलस्तीनियंस हैं वो डिपेंडेंट थे इजराइल में काम के। और आज की तारीख में करीब 20,000 इंडियंस जो हैं वो ऑलरेडी इजराइल में काम कर रहे हैं, 20,000 इंडियंस। मेजोरिटी इनमें से जो है वो केयर गिवर्स हैं, एल्डरली को, बुजुर्ग लोगों की सेवा के लिए काम करते हैं। नर्सेज को लगा लीजिए कि जो हमारे यहाँ से केरला वगैरह से जो नर्सेज जाती हैं वो क्रिश्चियन नर्सेज, मेजोरिटी ऑफ देम आर दोज पीपल। एट द सेम टाइम किसी भी जो डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनमें फलस्तीनियंस जो हैं वो बेसिकली इजरायली मार्केट पर ही डिपेंडेंट थे। और उनका जो इन्फ्लक्स है, अगर फॉरेनर्स का इन्फ्लक्स होता है, यानी इंडियंस का इन्फ्लक्स होता है वहां पर, तो जो उनका नंबर है वो लगातार कम होता जाएगा लेबर मार्केट में। फलस्तीनियंस का नंबर जाहिर है वो खत्म होता ही जा रहा है अब तो। और इससे क्या होगा, इससे इजरायली मार्केट में उनका जब नंबर कम होगा तो उनकी जो हार्डशिप्स हैं, यानी कि जो वो और ज्यादा बढ़ेंगी। यानी कि एक तो पिटे गाजा में, वेस्ट बैंक में, और ऊपर से फिर नौकरी धंधा भी आगेगा नहीं बचा, फ्यूचर जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। दूसरी तरफ एक और जो कामयाब बड़ी कमाल की चीज देखी गई है वो है कि इंडियंस जो वहां पर काम कर रहे हैं, वो इन तमाम हार्डशिप्स, यानी तमाम जो खतरे हैं उनको इस लड़ाई की वजह से, उसके बावजूद वो वहां पर काम कर रहे हैं। उन्होंने छोड़ा नहीं है इजराइल को। वो तमाम वॉर के बावजूद, वायलेंस के बावजूद वो वहां पर अपने काम में लगे हुए हैं। तो इजराइल और हमस की जो ये लड़ाई है, ये बेसिकली कहा क्या जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो गेस्ट वर्कर्स हैं, यानी कि जो इंडिया से वर्कर्स वहां जो काम कर रहे हैं, या दूसरे देशों के लोग जो वहां काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी खतरा है। याद रहे कि हमस को अमेरिका ने, ईयू ने, जर्मनी ने और दूसरी तमाम कंट्रीज ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे रखा है। केरला से ही वहां गई हुई एक जो नर्स हैं, उनका नाम है शर्ली बेनी। शर्ली बेनी केरला से, जैसे मैंने बताया है,
और वो इंडियंस हैं, कि इंडियन हैं, केयर गिवर हैं, और उनको जो है फॉर एग्जांपल एक होटल में शिफ्ट कर दिया गया है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, ताकि उनको वहाँ कोई खतरा ना हो। याद रहे कि ये तमाम इंतजाम शिफ्ट करने का जो है वो इजराइल की गवर्नमेंट कर रही है, अपने खर्चे पर कर रही है। तो क्योंकि मगर दूसरी तरफ ये भी है कि उनका ये कहना है, शर्ली बेनी का ये कहना है कि इस तरह के खतरे जो हैं उनके लिए नए नहीं हैं। उनकी जो 3 साल पहले उनकी सिस्टर इन लॉ जो हैं वो एस्कलॉन में मारी गई थी। इन्हीं तरह के क्लासेस में जब वो गाजा स्ट्रिप पर की तरफ से हमले किए गए थे और फ़लस्तीनियन मिलिटेंट्स ने वहाँ पर फायरिंग की थी एस्कलॉन में। तो उस एस्कलॉन में उनकी सिस्टर इन लॉ मारी जा चुकी है। तो बेसिकली उनकी फैमिली के लिए ये खतरे नए नहीं हैं। तो शी इज़ काइंड ऑफ अगेन स्टेइंग बाय इज़राइल इन दैट डिफिकल्ट टाइम। और उसके बावजूद बेनी कहती हैं कि उनका अभी इज़राइल से जाने का कोई प्लान नहीं है। अभी वो वहीं पर जो अपना काम कर रही हैं, वो कर रही हैं। वो कहती हैं कि हम लोग सेफ रहने की कोशिश करते हैं और जनरली नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारने की कोशिश करते हैं। उसके बावजूद वो कहते हैं कि एस्कलॉन में बहुत सारे जो वर्कर्स हैं इस सेक्टर में, केयर गिविंग सेक्टर में, वो एल्डरली के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, वो बड़ी संख्या में वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन सिचुएशन टेंस है। एस्कलॉन में सिचुएशन जो है वो टेंस है। बेनी आगे बताती हैं डॉयचे वेले को, डॉयचे वेले जो जर्मन टेलीविजन जो है उसको बताती हैं आगे एस्कलॉन से इस बारे में कि जो बहुत सारे इंडियंस हैं वो इज़राइल में सिक्योरिटी रिस्क के बावजूद वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि इसके बदले में इज़राइल उनको हेविली पे कर रहा है। रेम्यूनरेशन उनको अच्छी खासी दे रहा है और दूसरे बेनिफिट्स भी दे रहा है रेम्यूनरेशन के अलावा, जो कि दूसरे देशों में अवेलेबल नहीं है। ये एक बिल्कुल प्रोफेशनल फैक्ट है जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। मैं आपको गाना सुना सकता हूँ कि सब हिंदुस्तानी कितने बहादुर हिंदुस्तानी क्या। इसका एक प्रोफेशनल एस्पेक्ट ये भी है कि वो न सिर्फ एक काम को कर रहे हैं, मगर उसके काम के उनको रेम्यूनरेशन जो है वो बढ़कर मिल रहे हैं। तो ये भी एक सच्चाई है, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। ओके, जो इज़राइल में जो केयर गिवर्स हैं जनरली वो एक आदमी को सर्व करते हैं, यानी एक केयर गिवर जो है वो एक ही आदमी को सर्व कर रहा होता है। इसके बदले में जो सैलरी मिल रही होती है उसको, वो ठीक-ठाक मिल रही होती है, अच्छी खासी मिल रही होती है। नाउ कंस्ट्रक्शन सेक्टर और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स आप ये खोल रहे हैं भारतीयों के लिए। मतलब ये तो है ही कंस्ट्रक्शन सेक्टर, साथ ही हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी उनके लिए खुल रहा है। इज़राइल इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जो है वो एक सेफ कंट्री है, ऐसा कहना है सोलोमन का। सोलोमन अगेन फिर वही केरला से हैं और इस समय तेल अवीव में पिछले 16 साल से काम कर रहे हैं। इन्होंने भी डॉयचे वेले को इंटरव्यू देते हुए ये बात बताई है। उनका ये भी कहना है कि आयरन डोम जो है उसने हजारों जो रॉकेट्स हैं जो गाजा की तरफ आ रहे थे उनको इंटरसेप्ट किया है, गिरा दिया है, जिससे कि इन तमाम गेस्ट वर्कर्स में जो इज़राइल के बाहर से आकर वहाँ काम कर रहे हैं उनमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप हुई है। मगर भाई साहब आप जरा सोचिए, इस सब के बावजूद, इस सिनेरियो के बावजूद हमारा लेफ्ट भला पीछे कैसे रह सकता है? लेफ्ट ने कुछ ना कुछ तो डंडी मारनी है ना, तो लो आगे मारने। ट्रेड यूनियंस ने जनाब अपने कंसर्न्स फ्लैग करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो ये इज़राइल हमारे वर्कर्स को बुला रहा है, ये हमें पसंद नहीं आया है आइडिया, बिल्कुल भी। उनका ये कहना है कि भारत को अपने वर्कर्स को इज़राइल नहीं भेजना चाहिए। मतलब कोई भला काम हो, अच्छा काम हो, किसी की भलाई का काम हो और लेफ्ट वाले उसमें ना बीच में अड़ंगा डालें, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। उनके मतलब जब तक कि उनका अपना कोई इंटरेस्ट ना जुड़ जाए। तो भाई साहब वो उन्होंने इसके लिए मना किया भारत सरकार को। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा है कि भारतीय लोग जो हैं वो एक गंभीर खतरे में आ जाएँगे अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट किया गया। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि जो वर्कर्स की जो रिप्लेसमेंट की स्कीम है, यानी फ़लस्तीनियों की जगह पर जो भारतीय जाएँगे, ये स्कीम अभी तक बहुत वेग है। 10 अब तक ट्रेड यूनियंस ने इस बारे में भारत सरकार को ऑलरेडी मनाही अपनी भेजी है कि हम इसके खिलाफ हैं। वो खिलाफत अपनी उन्होंने दर्ज कराई है 10 ट्रेड यूनियंस ने भारत सरकार को, कि वर्कर्स को वहाँ नहीं भेजा जाना चाहिए, खासकर इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जिसके लिए इज़राइल ने दरख्वास्त की है या जो जिसकी बात चल रही है वो। आई एम सॉरी।
इसके अलावा जो ब्रिटेन की ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, उसका नाम है फेयर स्क्वायर, उन्होंने भारत सरकार को कहा है कि कोई वर्कर्स भारत से फ़लस्तीनियों को रिप्लेस करने के लिए ना भेजे जाएँ। क्योंकि उन फ़लस्तीनी वर्कर्स को हटा दिया गया है वहाँ से और इनके बदले में वर्कर्स जो वहाँ नहीं जाने चाहिए, उन्हीं को वापस आना चाहिए। अगर ऐसा किया गया, यानी कि अगर भारत ने अपने वर्कर्स को इज़राइल भेजा, उन फ़लस्तीनियों को रिप्लेस करने के लिए, ये बहुत अन्याय होगा, अनजस्ट होगा, उन्होंने कहा है। फेयर स्क्वायर ये ह्यूमन राइट्स ग्रुप है ब्रिटेन का, और आप यकीन करें, यकीन क्या करें, आप जानते हैं इतिहास को कि 200 साल तक इसी ब्रिटेन ने हमारे देश के अंदर क्या किया था, कौन-सी जस्टिफिकेशन उसके लिए वो लेकर बैठे हैं, खुदा जाने, अल्लाह जाने, नहीं भगवान जाने, जो भी है। एज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स ये कहते हैं कि चूँकि भारत चूँकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए भारत को ये इंश्योर करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी इज़राइल और हमास के बीच में सीज़ फायर हो जाए और जो फ़लस्तीनी वर्कर्स हैं वो वापस आ जाएँ, है ना? और भारत को कतई इस लड़ाई से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और अगर भारत ऐसा करेगा, यानी कि भारत अगर अपने वर्कर भेजेगा, तो इसके मायने होंगे कि भारत इस लड़ाई से अपने फ़ायदे उठा रहा है। कौन कर रहा है? फेयर स्क्वायर के, यानी कि ह्यूमन राइट्स एजेंसी वाली जो है ये ब्रिटेन की, इनके डायरेक्टर हैं निकोलस मैकग्रन। तो जो निकोलस मैकग्रीन है, ये अपनी स्टेटमेंट में कह रहे हैं। ओके, लेकिन दोस्तों इस बीच में है क्या? अब आप कहेंगे कि आखिर इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है कि कैसे भारत भेजेगा? तो इसका जो एग्रीमेंट है वो ऑलरेडी हुआ है, यानी भारत और इज़राइल के बीच में ऑलरेडी एक एग्रीमेंट हुआ है। देखिए, जो इज़राइल की कंस्ट्रक्शन मार्केट है, मैं आपको बताता हूँ ये एग्रीमेंट की बैकग्राउंड कहाँ से आ रही है। इज़राइल की जो कंस्ट्रक्शन मार्केट है उसकी वैल्यू है 71 बिलियन, यानी कि रफली यूरो में अगर आप इसको लगाएं तो 65.37 बिलियन है। ये वैल्यू कब की है? 2022 में इसको वैल्यू किया गया था 71 बिलियन डॉलर्स पे। और ये मैंने जैसे आपको बताया 2% पर एनम की रेट पर ग्रो कर रही है। ऐसी ग्रोथ इसकी 2027 तक होती रहेगी, ये कहा गया है। ये ग्लोबल डेटा स्टोर की रिपोर्ट है। ग्लोबल डेटा स्टोर एक जानी-मानी संस्था है डेटा कलेक्ट करने की स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो अब देखें, जो गवर्नमेंट है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट, एनर्जी सेक्टर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनको भी डेवलप करना चाह रही है अलोंग विद बिल्डिंग रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स। तो बिल्डिंग जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं उनको बनाने, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को बनाने के अलावा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को भी उठाना चाह रहे हैं वो, और ट्रांसपोर्ट को भी उठाना चाह रहे हैं। तो उन तमाम जगहों पर, यानी कि जो नंबर है वो ओवरऑल आप पाएंगे कि वो लाख से ऊपर जाएगा। भारत की जो विदेश मंत्रालय है भारत का, उसने अभी तक इस बारे में कोई क्लियर अप्रोच नहीं दिखाई है। वो अभी एम्बिगुअस हैं, बेसिकली एम्बिगुअस हैं, क्लियर तो क्या एम्बिगुअस हैं, साफ-साफ बात नहीं कर रहे हैं इस बारे में। जो इंडिया के वर्कर्स बुलाए गए उसको लेकर। भारत में जो इज़राइल में है, भारतीय लोग पहले से ही, जैसे मैंने बताया 20,000 लोग काम कर रहे हैं केयरगिवर सेक्टर में। ये बात कही है अरिंदम बागची ने, जो हमारे स्पोक्स पर्सन हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में, और वो कहते हैं कि हम लोग ऑलरेडी एक बायलैटरल फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए और केयरगिवर सेक्टर के लिए इजराइल के साथ में। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव है, और वो कह रहे हैं कि स्पेसिफिक रिक्वेस्ट क्या आई है इजराइल से, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। ये जो सेंटेंस है, इसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये एम्बिगुअस है, कि भारत सरकार ने क्लैरिटी के साथ कुछ नहीं कहा है। बट यू कैन अंडरस्टैंड कि वो बातचीत कहीं एक लेवल पे चल रही है, और जैसे ही फॉर्मल हो जाएंगी चीजें तो उन्हें फॉर्मल तौर पर अनाउंस कर दिया जाएगा। जो ये फ्रेमवर्क है मित्रों, ये जो ये साइन किया गया था, जिसका मतलब है ना एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है। ये साइन किया गया था एग्रीमेंट जब इजराइल के विदेश मंत्री यहाँ आए थे भारत में, एली कोहन मई के महीने में आए थे यहाँ पर, यानी कि हमास के अटैक से बहुत पहले। अटैक तो अक्टूबर में हुआ है, मई के महीने में एग्रीमेंट साइन हो चुका था, और जिसके मुताबिक ये अंदाजा लगाया गया था कि लगभग 42,000 इंडियंस को इजराइल में काम के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर और कंस्ट्रक्शन जॉब्स शामिल हैं। यानी कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ऑलरेडी मई के महीने में इजराइल और भारत के बीच में विजुअलाइज कर लिया गया था कि इसको हमें
लेकर चलना है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भारतीयों को लाया जाएगा। तब तक हमास का अटैक नहीं हुआ था। मई के बाद में तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 6 महीने पहले ही ये एग्रीमेंट साइन हो चुका था। दैट मींस थिंग्स वर इन प्लेस। तो मित्रों, ये था वो अपडेट जो मुझे आपको देना था कि ये चीजें कहाँ अभी फिलहाल खड़ी हुई हैं और किस तरफ बढ़ रही हैं। ये आप मानकर चलिए कि ये होगा, ऐसा मेरा मानना है कि ये होगा और भारतीय वर्कर्स को वहां वो जाएंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लोगों के लिए। और दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता है कि जब हमारे लोग वहां जाकर एक दूसरे के यहाँ काम कर रहे होते हैं तो उससे दोनों देशों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है और जो रिश्ते हैं वो कहीं ज्यादा डीपर होते हैं। और दूसरे, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे की सोसाइटीज को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। न सिर्फ ये, बल्कि दोनों देशों के बीच में जो समझ है, लोगों के बीच की जो आपसी समझ है, वो बढ़ रही होती है। दूसरी तरफ ऐसा तो नहीं है कि भारत ने इस मौके को मतलब अपने लिए मांगा है, ये लिया है। फलस्तीनियों को किसने कहा था भाई, हमास को किसने कहा था कि जिस डाल पर आप बैठे हुए हैं आप उसी डाल को काटने लग जाए? तो भाई अपने अपने कर्मों का, कहते हैं ना, कर्मा इज अ बिच। तो कर्मा, जब आपने जो कर्म किए हैं उसका फल तो आपको भुगतना ही होगा। आप भुगतने हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल जिसको लेकर असल में पेन होना चाहिए, दर्द होना चाहिए, दुख होना चाहिए, वो ये कि इस किस्म के जो पॉलिटिशियंस हैं, इस किस्म की जो पॉलिसीज हैं ग्रुप्स की, जब आप इनको अपने सिर पर बिठा लेते हैं तो इसके लिए सफर फिर वो लोग ही करते हैं जो इन ग्रुप्स को अपने सिर पर बिठाते हैं। याद रहे, हमास एक चुनाव के जरिए वहां पर राज कर रहा है। मैं नहीं जानता कि वहां की पब्लिक इनको कैसे सपोर्ट करती है और कितनी इनकी सपोर्ट पब्लिक में है। रिपोर्ट्स ऐसी भी आती हैं कि लोकल पब्लिक में इनकी सपोर्ट नहीं है। मगर ये एक ऐसा मसला है जो शायद लोकल्स बेहतर बता पाएं। मैं इस बारे में बहुत कुछ नहीं कह पाऊंगा। बट ये जरूर है कि इस समय लड़ाई ऐसे चरण में पहुंची हुई है जहां पर हमास की जो टनल्स थी, जिनको लेकर उनको बड़ा घमंड था कि हम इन टनल्स के जरिए न जाने कहां से निकलेंगे और क्या क्या करेंगे, तो उन टनल्स में सीधे सीधे ठोका जा रहा है इनको। हमास के लोगों को मारा जा रहा है। मेजोरिटी जो जो टनल्स हैं 100 से ऊपर, वो सब की सब जो है वो उड़ाई जा चुकी हैं। जो लार्जेस्ट टनल थी जहां पर हथियार वगैरह भी थे, उसको भी आग लगाई जा चुकी है। तो बेसिकली हमास को भागने की अब जगह नहीं है, सीधी सी बात है। और ये भी तय है, बाय द वे मैं आपको एक बात बता दूं, आपने अक्सर ये आवाजें सुनी होंगी यूनाइटेड नेशन से आने वाली। तो यूनाइटेड नेशन एक स्कूल रन करता है वहां पर। और आप सोचेंगे जरा, अगर उस स्कूल पे कुछ हो जाए तो बड़ी जल्दी ये कहा जाएगा, ओहो ह्यूमन राइट्स मर गए मर गए मर गए। लेकिन यही यूएन का जो स्कूल है, इसके जो टीचर्स हैं, इसके बच्चों ने जिस दिन हमास ने हमला किया है 7 अक्टूबर को, यहाँ सेलिब्रेशन की थी। यहाँ स्कूल में सेलिब्रेशंस हुई थी। तो अब अगर लोगों को ये लगता है कि इजराइल ने बॉम्ब किया है, तो इजराइल को लगता है कि वहां उनके सपोर्टर्स बैठे हुए हैं और हमास के सपोर्टर वहां हैं, तो जाहिर है कि फिर वो कर रहे हैं जो उनको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने फ्यूचर में अपनी जनरेशंस को बचाने के लिए किया जाना चाहिए। नॉर्मल बिहेवियर है जो कोई भी मुल्क करेगा जिसको अपने फ्यूचर की, अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता होगी। मित्रों, अपने विचार दीजिएगा। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ, गुड नाइट।